हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड सारथी। मेरा नाम लावण्या है। प्रीलिम्स 28 मई को है। बहुत ही कम दिन रह गए हैं और एक एक दिन बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है इस समय। सो व्हाट वी आर डूइंग एज प्रॉमिस्ड इज वी आर ब्रिंगिंग अप द टॉपिक्स जो कि आपको रिवाइज करने में बोर्डम फील होता है, बट जो रिवाइज करने बहुत जरूरी है, राइट? सो टुडे व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर डूइंग सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट का टॉपिक। वेरी वेरी हाई इंपैक्ट टॉपिक। एंड में पीवाईक्यूज भी करेंगे इसके, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों बोल रही हूँ। हर साल एक क्वेश्चन नहीं, एक से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं किसी ना किसी फॉर्म में, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। देखो, अच्छा, शुरू करने से पहले आई जस्ट लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट प्रीलिम्स तो ऑफ कोर्स देना ही है, क्लियर करना है, बट फॉर मेंस what is required is quality content that you can write in the mains answers, है कि नहीं? So what we at EdSarthi are doing is we are bringing GS module courses for all of you. GS के 4 पेपर होते हैं, GS 1, 2, 3 and 4। चारों के मॉड्यूल कोर्सेज हम आपके लिए ला रहे हैं, इन द सेंस कि 1 में जिस तरीके के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं, जो भी एक्सपेक्टेड है, एवरीथिंग इज कवर्ड। सिमिलर फॉर 2, 3 and 4। GS 2 I'd be taking polity and governance and IR and rest of the faculties, है ना? जैसे GS 1 में कंवल सर इज देयर, प्रखर सर इज देयर, GS 3 में शिविन सर इज देयर, है ना? GS 4 में वरुण सर इज देयर। तो we have all the faculties that will make it easier for you for clearing the means as well। PDF notes आपको मिल जाएंगे जो बहुत ही revision friendly होंगे। All the 4 modules will be provided। PYQ discussion is going to happen and detailed video lectures are going to happen। So this is for the individual module courses and of course this will be a part of the mains mentorship plus, जिसे हम MMP plus बोलते हैं। Admissions have not yet started, they are going to start soon। I'm just telling you that this is something that we are planning, so plan your preparation strategy accordingly and it's going to be very affordable। ठीक है जी, चलिए। So let's start with important articles। जब हम important articles की बात करते हैं, I hope it is clear, just give me a moment। हाँ, I think it is clear, yeah। So सबसे पहला आर्टिकल जल्दी जल्दी से रिवाइज करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल जो सुप्रीम कोर्ट की फॉर्मेशन करता है और ये बोलता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे एंड एज मेनी अदर जजेस एज द पार्लियामेंट विल डिटरमाइन। तो ये 7 जजेस से शुरू हुआ था द स्ट्रेंथ, एंड राइट नाउ द टोटल स्ट्रेंथ इज 34, है ना? 33 + 1। तो आर्टिकल 124(1) में स्ट्रेंथ भी लिखी गई है और चीफ जस्टिस के बारे में भी लिखा गया, सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी लिखा गया। सो दिस कैन कम। देन आर्टिकल 124 क्लॉज 2 में ये लिखा गया है कि अपॉइंटमेंट विल बी डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, warrant under hand and seal after consultation with such number of judges of the Supreme Court and High Court that is felt necessary। और अगर चीफ जस्टिस, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, चाहे वो स्टेट्स के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा कोई भी अपॉइंटमेंट हो रहा है तो चीफ जस्टिस का जो ओपिनियन है वो मैंडेटरी है लेना। नाउ ये जो कंसल्टेशन है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से लेनी होती है, इसके बेसिस पे कोलिजियम सिस्टम की शुरुआत हुई है। विल डिस्कस दैट इसी वीडियो में, जल्दी से करके खत्म कर देंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जजेस के। ठीक है, अभी आगे चलते हैं आर्टिकल्स पे। आर्टिकल 214 क्रिएट्स द हाई कोर्ट फॉर स्टेट्स, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, फिर आता है आर्टिकल 214 दैट एस्टैब्लिशेस द हाई कोर्ट फॉर स्टेट्स। सो 124 और उसका उल्टा 214, ठीक है। देन आता है आर्टिकल 129। जस्ट कीप सीइंग कि हम आर्टिकल्स रिवाइज कर रहे हैं और उससे रिलेटेड प्रोविजंस रिवाइज कर रहे हैं। आर्टिकल्स डायरेक्टली नहीं पूछे जाएंगे आपसे, बट यू विल बी आस्क्ड अबाउट द प्रोविजन। सो फॉर एग्जांपल, सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। द सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू पनिश फॉर इट्स ओन कंटेम्प्ट। क्वेश्चन आपको आ सकता है कि व्हाट डज इट मीन व्हेन वी से दैट द सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड? रिकॉर्ड का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स हैं वो परपेचुइटी में नोट डाउन होंगी और आगे के लिए यूज होती रहेंगी, सिर्फ ये मतलब नहीं है। इट ऑल्सो मीन्स दैट इट कैन पनिश फॉर इट्स ओन कंटेम्प्ट। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। देन आर्टिकल 131 ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। 131 डील्स विद द फेडरल मैटर्स, है ना? सेंटर स्टेट की लड़ाई है,
स्टेट स्टेट की लड़ाई है, सेंटर वर्सेस 2 स्टेट्स की लड़ाई है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, माने हाई कोर्ट नहीं कर सकता वो, है ना. व्हेन टू लेवल्स ऑफ फेडरेशन आर इन्वॉल्व, इट इज द सुप्रीम कोर्ट व्हिच इज गोइंग टू handle that. So for example, Kerala moved to the Supreme Court challenging the Citizenship Amendment Act जो कि सेंटर ने पास किया था. तो ये स्टेट वर्सेस सेंटर हो गया. ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, क्वेश्चन कैसे आएगा, which of the following is a part of the original jurisdiction of the Supreme Court? So 131, ठीक है. 136 स्पेशल लीव पिटिशन टू अपील टू द सुप्रीम कोर्ट. ऐसे केसेस जो कि डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाने नहीं चाहिए, they might not be related to article 32, they might not be related to fundamental rights, but they are so important that Supreme Court will set aside the rest of the cases and it will take this particular case. So Supreme Court has recently held that citizens' right to own private property is a human right and extraordinary jurisdiction choose किया आर्टिकल 136 के अंदर, जो कि स्पेशल लीव पिटिशन है. गवर्नमेंट को बोला 1 करोड़ रुपए का कॉम्पनसेशन दो. केस के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, बट ये जानने की जरूरत है कि दिस इज अ डिस्क्रिशनरी पावर. प्लीज रिमेंबर दैट. सुप्रीम कोर्ट को अगर सही लगे तो वो केसेस एक्सेप्ट करे, नहीं लगे तो ना करे. Right to property is not a fundamental right anymore. Still, Supreme Court took over this case because it felt it was important. On the other hand, Article 32 जो है अपना, वो compulsory obligation डालता है सुप्रीम कोर्ट पे कि आपको ये केस लेना ही लेना पड़ेगा. That's one. Then आर्टिकल 137 क्या लिखा है, रिव्यू ऑफ जजमेंट्स और ऑर्डर बाय सुप्रीम कोर्ट. तो सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू इट्स ओन जजमेंट्स आल्सो, द जजमेंट्स ऑफ हाई कोर्ट्स आल्सो. क्लियर, ये चीज हो गई. देन आर्टिकल 141 लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स. ये आर्टिकल 141 ही है which makes it the apex institution. ये तो नहीं लिखा ना कि लॉ मिनिस्टर जो करेंगे दैट विल बी द फंडामेंटल थिंग व्हिच ऑल द कोर्ट्स हैव टू फॉलो. इट इज द सुप्रीम कोर्ट, है ना. तो PUCL वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, सुप्रीम कोर्ट वाज डीलिंग विद रिट पिटिशंस एंड सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन द 16 पॉइंट गाइडलाइंस फॉर दिस पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन का केस. तो जो भी गाइडलाइन दी गई है उसे फॉलो करना पड़ेगा. सिमिलर गाइडलाइंस वर ऑल्सो गिवन अंडर द विशाखा जजमेंट, है ना. विशाखा केस, विशाखा गाइडलाइंस जो कि सेक्सुअल हरासमेंट के अगेंस्ट थे एट वर्क प्लेस, राइट. सो सुप्रीम कोर्ट कैन डू दैट. देन 142 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सी. 142 ये हक देता है सुप्रीम कोर्ट को दैट इट हैज द पावर टू डू कंप्लीट जस्टिस. कंप्लीट जस्टिस, और कंप्लीट जस्टिस करने के लिए कोई भी ऐसा जजमेंट, कोई भी ऐसी मतलब चीज सुप्रीम कोर्ट बोल सकता है जो कि नेसेसरी लगे सुप्रीम कोर्ट को. सो 136 के अंडर कोई भी केस एक्सेप्ट कर सकता है सुप्रीम कोर्ट स्पेशल लीव पिटिशन. और मान लो स्पेशल लीव पिटिशन करके सुप्रीम कोर्ट को ये लगा कि देयर इज समथिंग व्हिच इज वेरी प्रॉब्लमैटिक गोइंग ऑन, 142 के अंडर सुप्रीम कोर्ट कैन एक्चुअली डू कंप्लीट जस्टिस बाय एनफोर्समेंट ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स. ठीक है जी, ये हो गया. अब आ जाओ कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे अपॉइंट होते हैं. ऑलरेडी 124 क्लॉज 2 में ये लिखा गया है, बट वी नीड टू डू इन डिटेल बिकॉज इससे 4 जजमेंट्स इन्वॉल्व है इसमें, है ना. तो चीफ जस्टिस तो फिर भी बहुत क्लियर है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करती हैं आफ्टर कंसल्टेशन विद सच जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज शी डीम्स नेसेसरी. चीफ जस्टिस वाली चीज हो गई. बट देन और जनरली यही है कि सीनियर मोस्ट जज इज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज होते हैं. बट दिस कन्वेंशन हैज बीन वायलेटेड समटाइम्स. ठीक है, जैसे जस्टिस AN रे के टाइम पे ये वायलेट हुआ था. तो अगर आपको प्रीलिम्स में सवाल आता है कि द प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी हैज नेवर बीन वायलेटेड इन द इंडियन हिस्ट्री, इट इज रॉन्ग. प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी वायलेट हो चुका है, राइट. अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑफिस इज द पब्लिक अथॉरिटी अंडर द RTI एक्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये वन लाइनर स्टेटमेंट की तरह आ सकता है. आपको कंफ्यूज करने के लिए भी पूछा जा सकता है कि पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है दैट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अ पब्लिक अथॉरिटी. नो, इट इज द सुप्रीम कोर्ट व्हिच इटसेल्फ हैज सेड कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द पब्लिक अथॉरिटी. बट डज दैट मीन कि कोलिजियम सिस्टम
भी अब आरटीआई के अंडर आ गया है। मतलब हम जान सकते हैं कि कोलिजियम सिस्टम में क्या बातें होती है। नो, इट डज नॉट मीन दैट, एंड कोलिजियम सिस्टम पे हम आ जाते हैं। तो जब अदर जजेस की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द अदर जजेस, दे आर आल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन उसमें जरूरी होती है। ये तो आर्टिकल में ही लिखा है। अब इस पे बनी बहुत ही बढ़िया सी कहानी, उस कहानी को देखते हैं हम। जस्ट अ सेकेंड, ये जूम नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं। आई होप यू आर एबल टू सी। सबसे पहले फर्स्ट जजेस केस हुआ था, तो जो 124 क्लॉज 2 में लिखा है द वर्ड कंसल्टेशन, क्वेश्चन यही था कि डज कंसल्टेशन मीन कंकरेंस, यानी क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो बोल दिया उसको मानना ही पड़ेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। फर्स्ट जजेस केस में बोला कि नहीं, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने किसी का नाम सजेस्ट कर भी दिया है तो जरूरी नहीं है प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करे। तो यहां पे क्या हुआ, एग्जीक्यूटिव बिकेम मोर पावरफुल देन द जुडिशियरी, फर्स्ट जजेस केस। फिर आता है सेकंड जजेस केस, इसमें ये बोल दिया गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो भी रिकमेंडेशन देंगे इट विल बी बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। सो बाइंडिंग हो गया और कहीं ना कहीं कोलिजियम सिस्टम का बर्थ हो गया, है ना। तो यहां पे जुडिशरी बिकेम मोर पावरफुल देन द एग्जीक्यूटिव। कोलिजियम सिस्टम का बर्थ मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड एज मेनी अदर जजेस एज द चीफ जस्टिस माइट फील नेसेसरी। फिर थर्ड जजेस केस होता है द मेजर केस, जिसने कोलिजियम सिस्टम को वो फॉर्म दिया जिस फॉर्म में आज हम उसे देखते हैं। सो फॉर एग्जांपल, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अकेले की रिकमेंडेशन काम नहीं आएगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इंडियाज रिकमेंडेशन शुड बी अकम्पनीड विद 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज वेल। तो कोलिजियम बन गया, कोलिजियम गॉट क्रिएटेड एंड इट इज कंसल्टेशन ऑफ प्लूरैलिटी ऑफ जजेस। सिर्फ एक जज की मर्जी नहीं होगी, इट विल बी प्लूरैलिटी ऑफ जजेस। Then even if two disagree, recommendations should not be sent to the government. क्या कोलिजियम कॉन्स्टिट्यूशनल है? नो। क्या कोलिजियम स्टैट्यूटरी बॉडी है? नो। इट इज अ जुडिशियल creation. Please remember that it is a judicial creation. It is not constitutional. It is not statutory. It is not even executive. It is just a creation of the Supreme Court itself. जैसे basic structure है अपना, ठीक। Supreme Court held that recommendation of Chief Justice without consulting collegium is not binding. तो मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की खुद की मनमर्जी नहीं चलेगी, इट हैज टू बी अ प्लूरैलिटी ऑफ जजेस। उसके बाद जब ये देखा गया कि जजेस अपॉइंटिंग जजेस हो गया है और जजेस हैव बिकम द न्यू किंग्स, है ना, कोई क्वेश्चन ही नहीं कर सकता कि किसको अपॉइंट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, जो रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट के पास जाएगी इट इज बाइंडिंग, है ना। तो फिर सरकार ने 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया 2014 में, है ना। और इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंडर उन्होंने बनाया नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जो कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को एक इक्वल पेडेस्टल पे ले आया when it comes to the appointment of judges. Now what was it? It replaced the collegium system और उसमें 6 लोग थे बेसिकली। ऐसे था कि एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, तो अगर मैं मानूं यहाँ पे कि ये जुडिशरी है, ये एग्जीक्यूटिव है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जुडिशरी के हो गए, 2 अदर सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, 2 और हो गए जुडिशरी के, लॉ मिनिस्टर ये एग्जीक्यूटिव के हो गए, एंड 2 एमिनेंट पर्संस। यहां पे एग्जीक्यूटिव अपनी इन्फ्लुएंस चला सकता था, तो मान लो कि 2 एमिनेंट पर्संस भी एग्जीक्यूटिव के ही थे। तो ये उसका पूरा स्ट्रक्चर था जो एनजेएसी बना था। कहीं ना कहीं जुडिशरी वाज इक्वल टू एग्जीक्यूटिव नाउ, लेकिन एनजेएसी को अगले ही साल 4th जजेस केस में अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया बाय द जुडिशरी इटसेल्फ, बिकॉज जुडिशरी सेड कि इट इज अगेंस्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ है, एग्जीक्यूटिव कैन नॉट इन्फ्लुएंस द अपॉइंटमेंट ऑफ जुडिशरी। आज की डेट में एनजेएसी जैसी बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती है, इट हैज बीन स्क्रैप्ड। 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज बीन डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। तो ये स्टोरी हो गई रिवाइज। उसके बाद हम आएंगे सुप्रीम कोर्ट जज की क्वालिफिकेशन क्या क्या लिखी गई है। सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए ऑफ कोर्स, वर्क एक्सपीरियंस बहुत डिटेल में लिखा गया है,
एज कोई नहीं लिखी गई है, मैक्सिमम एज लिखी गई है बस। जज ऑफ हाई कोर्ट रहे हो 5 साल के लिए, एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट रहे हो 10 साल के लिए, ये और कंडीशंस है, ठीक है, ये एंड कंडीशंस नहीं है। या फिर डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट रहे हो इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। नाउ दिस डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट की जो कंडीशन है, दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर हाई कोर्ट्स, दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर सुप्रीम कोर्ट्स। और ये डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट वाली जो कंडीशन है, ये थोड़ी सी सब्जेक्टिविटी लेकर के आती है। तो ये डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट पे आपका क्वेश्चन बन सकता है कि the category of the, distinguished jurist, the qualification of distinguished jurist is applicable for the high court also. It's not. हाई कोर्ट में आप किसी को भी ऐसे को नहीं अपॉइंट कर सकते जो कि प्रेसिडेंट या गवर्नर की नजर में डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो। दैट पर्सन हैज टू हैव सर्टेन क्वालिफिकेशंस। रिमूवल कैसे होता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस का जो अपॉइंटमेंट रिमूवल प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है। इनफैक्ट हाई कोर्ट के आर्टिकल में ये लिखा है, इट विल बी रिमूव्ड इन द सेम मैनर, इन द सेम वे दैट द सुप्रीम कोर्ट जजेस बीइंग रिमूव्ड। सो ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट से ही रिमूव हो सकते हैं। जब रिमूवल मोशन, इंपीचमेंट वर्ड यूज नहीं करना क्योंकि इंपीचमेंट सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए यूज होता है, वैसे इंपीचमेंट यूज कर देते हैं, लक्ष्मीकांत ने भी किया हुआ है, बट वैसे ऑफिशियली नहीं करना चाहिए। व्हाट मेजोरिटी इज नीडेड? स्पेशल मेजोरिटी चाहिए इन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, तो ये इंपॉर्टेंट है। ऑर्डिनरी मेजोरिटी नहीं चाहिए, रैटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स नहीं चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए हर हाउस में अलग अलग, यानी हाफ ऑफ द टोटल एंड 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। डिफिकल्ट मेजोरिटी टू गेट। ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल एक ही है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी कैसे अंडरस्टैंड करोगे कि हुई है? इसके लिए कमिटी बैठेगी, ठीक है। पहली बात तो जजेस इंक्वायरी एक्ट में डिटेल में लिखा गया है कि कैसे जजेस पे इंक्वायरी बिठाई जाएगी, एंड इस एक्ट के अकॉर्डिंग, नॉट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट देयर हैज बीन अ प्रोसेस। याद रखना ये जो पूरा डिटेल प्रोसेस है ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है। कल को पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में कि दिस प्रोसेस इज रिटन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द रिमूवल प्रोसेस। नो, द रिमूवल प्रोसेस इज नॉट रिटन इन डिटेल। 100 मेंबर्स लोकसभा में या 50 मेंबर्स राज्यसभा में रिमूवल मोशन को प्रेजेंट कर सकते हैं और प्रिजाइडिंग ऑफिसर को दे सकते हैं। तो लोकसभा में 545 मेंबर्स हैं, यहाँ पे 245 मेंबर्स हैं, 543 कर लो अब, ठीक है। तो यहाँ पे 100, यहाँ पे 50, कम से कम इतने मेंबर्स जब मोशन भेजेंगे तभी वो चीज आगे जाएगी। फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर, स्पीकर या फिर चेयरपर्सन विच इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो डिसाइड करेंगे कि इसको एडमिट करना है या नहीं। हियर इज द डिस्क्रिशन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड द पावर दैट द प्रिसाइडिंग ऑफिसर होल्ड्स कि यहाँ पे रिजेक्ट भी कर सकते हैं वो मोशन, ठीक है। If admitted, speaker is to constitute a 3-member committee to investigate the charges. 3-member committee, जहां पे चीफ जस्टिस या फिर another judge of the Supreme Court होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट होंगे और एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होंगे। इट इज वेरी ऑब्वियस कि अगर जो मतलब जो चार्जेस हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अगेंस्ट है तो सीजीआई शुड नॉट बी इन द पार्ट ऑफ द कमिटी, है ना। तो 3-member कमिटी में कौन कौन होगा ये भी पूछा जा सकता है। चीफ जस्टिस और जज ऑफ हाई सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट एंड अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, ठीक है। अगर कमिटी ने फाइंड आउट किया कि द जज हैज बीन गिल्टी, द हाउस कैन टेक अप द कंसिडरेशन ऑफ अ मोशन। तो पहले 100 या 50 लोगों ने अप्रूव किया था, उसके बाद स्पेशल मेजोरिटी आएगी, जब दोनों हाउसेस में स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा, देन प्रेसिडेंशियल ऑर्डर विल बी पास्ड and the judge shall stand removed, ठीक है। कोई भी सुप्रीम कोर्ट जज आज तक रिमूव नहीं हुए हैं। फर्स्ट केस ऑफ इम्पीचमेंट जो था वो जस्टिस वी रामास्वामी का था ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कभी कभी ऐसे रैंडम फैक्ट्स भी पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, आप क्वेश्चंस देख लो। विद रेफरेंस टू द इंडियन जुडिशरी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Any retired judge of the Supreme Court can be called back to sit and act as a Supreme Court judge by Chief Justice of India with prior permission of the President of India. And a High Court in India has the power to review its judgment as the Supreme Court does. जब तक इसकी आंसर की नहीं आई थी, दोनों ही स्टेटमेंट हर एक ने बोला था कि सही है, क्योंकि हाई कोर्ट के पास भी वो पावर है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी वो पावर है कि अपने खुद के जजमेंट्स वो रिव्यू कर सकते हैं।
However, UPSC has given the second statement as wrong, and there is no justification for that except for the fact कि Constitution में specifically लिखा नहीं है कि High Court has the power to review its own judgment. Although High Court is a court of record as well, तो उसके अंदर ये पावर आई जाती है, but then this was an, I would call it an error by the UPSC, but then this is the position कि power to review its own judgment हाई कोर्ट के पास उस तरीके से नहीं है जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास है. ठीक है जी. In India, separation of judiciary from the executive is enjoined by what? Preamble, DPSP, 7 schedule, conventional practice. It is by the DPSP, Article 50, separation of judiciary from the executive. Liberal intellectual principle. ठीक है जी. चलिए, डिटेल में नहीं जा रही हूं मैं, दिस इज अ रिविजन क्लास, सब कुछ नहीं समझाने वाली मैं अभी इस क्लास में. ठीक है. 44th amendment to the constitution introduced an article placing the election of the prime minister beyond the judicial review. No, this is wrong, and you will tell me in the comment section ये कौन से amendment के अंडर हुआ था, ये आप मुझे comments में बताओगे. It was during the Indira Gandhi regime. ठीक है. तो ये गलत हो गया. Supreme Court of India struck down 99th amendment to the constitution as being violative of the independence of the judiciary. It is absolutely right. NJAC को भी violative बता के कैंसिल कर दिया था. तो 2 only is the answer. I want this in comments कि कौन से अमेंडमेंट से हमने प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन को जुडिशियल रिव्यू से बाहर कर दिया था. इट वाज नॉट द 44th. ठीक है जी. चलिए. In India, judicial review implies what? Power of judiciary to pronounce upon constitutionality of laws and executive orders. मैं सारे ऑप्शंस रीड नहीं कर रही हूं क्योंकि यही सही आंसर है. जुडिशियल रिव्यू का विजडम से कोई लेना देना नहीं है. अगर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल विजडम लिखा होता तो शायद थोड़ा सा फिर भी कंफ्यूजन होता. विजडम से कोई लेना देना नहीं है. टू रिव्यू ऑल द लेजिस्लेटिव एनैक्टमेंट्स बिफोर दे आर असेंटेड. नो, जुडिशरी डज नॉट हैव द टाइम. पावर ऑफ जुडिशरी टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट गिवन अर्लियर, वो तो अपने आप पावर है ही उसके पास. उस पे क्वेश्चन भी आ चुका है. सो सी, दिस वाज अ अर्लियर क्वेश्चन, इसी के बेसिस पे नेक्स्ट बार क्वेश्चन पूछा गया, बट दैट आंसर वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग. ठीक है. तो आंसर इसका ए है. चलिए. यस. सो दैट्स ऑल, वी आर डन फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर. आई होप आपका जुडिशरी काफी हद तक रिवाइज हो गया होगा, है ना. जस्ट कीप वॉचिंग दीज लेक्चर्स एंड कीप प्रिपेयरिंग. कीप योरसेल्फ काम. कोई परेशानी नहीं है प्रीलिम्स के लिए. यू ऑल आर वेल प्रिपेयर्ड. जस्ट कीप योर होप्स एंड योर कॉन्फिडेंस हाई. ठीक है. आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर. बाय बाय.